हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल iTech वर्ल्ड एकेट्यू। आज की वीडियो में अपने विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2 को फुल कवर करने वाले हैं। बेसिकली वन शॉट वीडियो है, यूनिट नंबर 2 उसमें पूरी कवर है। सिलेबस आप इसका एक बार देख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 में हम ओवरऑल ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो इसका मैंने एक ओवरऑल आइडिया यूनिट नंबर 1 में दिया था। सो अगर अभी तक आपने यूनिट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले यूनिट नंबर 1 की वीडियो आप पूरी तरह से देख लें। बिकॉज वीएचएस सब्जेक्ट में हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसका ओवरऑल आइडिया यूनिट नंबर 1 में मैंने एक बार आप सबको दिया है। सो एक बार आप उस वीडियो को प्लीज विजिट करें। एंड नाउ मूव टू द आवर मेन टॉपिक। सो हमारा मेन टॉपिक है पहला जो है रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स क्या होता है? द वे इन विच टू और मोर पीपल और थिंग्स आर कनेक्टेड। सो ये एक स्टेट होता है जिसमें दो पीपल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। सो कैसे रह सकते हैं? एसोसिएशन बाई ब्लड और मैरिज। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो सिस्टर है, मेरा जो ब्रदर है वो मुझसे ब्लड रिलेशन रखता है। दूसरा, मेरी जो अगर वाइफ होगी फ्यूचर में वो मुझसे मैरिज का एसोसिएशन रखेगी। तो ऐसी कोई स्टेट जिसमें दो पीपल एक दूसरे से एसोसिएट हो रहे हैं बाय ब्लड और मैरिज, इस स्टेट को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। और हो सकता है किसी पीपल के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर, किसी कंट्रीज के अंदर, नॉट ओनली लिमिटेड टू द पर्सन, ये किसी ग्रुप या कंट्रीज के बीच में भी जो रिलेशनशिप होती है उसकी भी बात इसमें करी जाती है। जैसे कि कोई म्यूचुअल डीलिंग्स हुई, कोई कनेक्शंस रहा, कोई फीलिंग्स रही जो एग्जिस्ट करती है किसी दो पार्टीज के अंदर, में भी कोई कंट्री हुई, पीपल हुई, उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं। होपफुली ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने के इसके चांसेस है, 2 मार्क्स में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेन टॉपिक है, वो हमारा अवर रिलेशनशिप चेन। सो बेसिकली रिलेशनशिप चेन होती क्या है? तो रिलेशनशिप अगर हम किसी पर्सन की बात करें तो वो 3 तरीके का हो सकता है। अगर हम लॉजिक भी लगाएं तो रिलेशनशिप किसके साथ होगा? पहला, या तो कोई हमसे बड़ा होगा। दूसरा, या कोई हमारा हम होगा। या फिर तीसरा, कोई हमसे छोटा होगा। तो सिंपली इन 3 बेस पर रिलेशनशिप की चेन्स बनाई गई है। पहला, रिलेशनशिप विद दोज हु आर एल्डर टू अस। एल्डर का मतलब आप समझते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, जिनको हमसे ज्यादा नॉलेज होती है, जो जिनको हमसे ज्यादा समझ होती है, जिनको हमसे ज्यादा अनुभव होता है। सो सिंपल, दे हैव मोर नॉलेज, मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर एक्सपीरियंस फ्रॉम अस, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमारे मम्मी पापा हुए, हमारे अंकल आंट हुए, या फिर हमारे टीचर हुए, वो हमसे काफी बड़े हैं, राइट? सो कुछ फीलिंग्स हैं, यानी कुछ वैल्यूज हैं। वैल्यूज भी हमने यूनिट नंबर 1 में ही पढ़ी थी, उसको एक बार देखना आप, उस तब यहाँ पे मूव करना। सो केयर और गाइडेंस, यानी देखभाल, गाइडेंस माने हमें गाइड करना। ये हमें हमें एल्डर से मिलती है, राइट? हमसे जो बड़े लोग होंगे वो हमें हमारी देखभाल करेंगे और हमें सही दिशा दिखाएंगे, गाइड करेंगे। और हमें इसके बदले में क्या करना चाहिए? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या था? कृतज्ञता दिखाना, या फिर हिंदी में बोलूं कृतज्ञता, और इंग्लिश में बोलूं तो थैंक्स गिविंग। यानी किसी ने हमारे लिए कुछ करा, हमें कोई टॉफी दी, तो हम उसको ऑब्वियसली थैंक्स बोलेंगे, थैंक्स फॉर द टॉफी, राइट? तो ये इस चीज है इसमें। नेक्स्ट जो है रिलेशनशिप विद दोज हु आर सेम एज एज अस, यानी हमारे भाई बहन हुए, हमारे फ्रेंड हुए, तो उनकी एज हमसे बराबर है, तो हमारे भाई बहन, हमारे फ्रेंड हमें हम पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हमें सम्मान करते हैं, और एक लव यानी प्रेम वाली भावना रखते हैं। तो इसके बदले में हमें क्या करना चाहिए? हमेशा उनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हमारा भाई हमसे प्यार करता है तो हमारी बहन हमसे प्यार करती है, तो हमें भी उसको ऑलवेज सपोर्ट करना चाहिए, राइट? थर्ड रिलेशनशिप चेन है रिलेशनशिप विद दोज हु आर यंगर देन अस, जो हमसे छोटे हैं। यंगर माने आप सबको पता है छोटा। अब छोटा कौन हुआ? या तो हमारा कोई सन होगा, डॉटर होगा, हमारा कोई स्टूडेंट होगा, जूनियर जूनियर होगा, तो ये हमसे छोटे हुए, राइट? तो हमेशा यंगर को हमें एज अ एल्डर हमें क्या करना चाहिए? गाइडेंस। हमेशा याद रखना, हमें उसको दिशा दिखानी चाहिए, गाइडेंस, अच्छी चीजें बतानी चाहिए, राइट? तो हमें उसे क्या देना चाहिए? केयर और गाइडेंस की देखभाल करनी चाहिए, उसको अच्छी दिशा निर्देश देने चाहिए। बदले में वो हमें क्या देगा? ग्रेटिट्यूड, सिंपल, राइट? थैंक्स गिविंग। सो रिलेशनशिप चैन 3 तरीके की होती है। अगर हम बात करें अपने मेन टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। सो ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप क्या होती है? आप देख, मान के चलिए एग्जांपल, मैं एक ह्यूमन हूँ, राइट? और मेरा कोई फ्रेंड है, वो ह्यूमन है। तो हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगी, रिलेशनशिप का मतलब अभी मैंने बताया जस्ट, तो उसके बीच में जो रिलेशनशिप होगी, स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड और रिलेटेड, तो वो क्या होगी? ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप होगी।
अब ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में हमें रहने के लिए, फॉर लिविंग इन पीस एंड हार्मनी विद आवर सेल्फ एंड विद अदर ह्यूमन, द एसेंशियल फॉर ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। सो हमें अपने साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने के लिए, अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे पहले पीस और हार्मनी में रहना चाहिए। पीस और हार्मनी मैंने यूनिट नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा बताता हूँ। पीस माने शांति और हार्मनी माने को एग्जिस्टेंस, यानी सह अस्तित्व, को एक्सटेंस, पीसफुल एग्जिस्टेंस। तो ये होता है आपका हार्मनी, राइट। सो दिस पीस एंड हार्मनी कम्स थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज थ्रू म्यूचुअल फुलफिलमेंट। ये पीस एंड हार्मनी दो ह्यूमंस के बीच में कहां से आएगा? जब तक हम दोनों के बीच में सही समझ नहीं होगी, यानी मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा, वो मुझ पर ट्रस्ट करेगा, लव की एक स्टेट होगी, तो इससे हमारे बीच में एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट, जो चीजें मुझे चाहिए वो मुझे मिल रही हैं, जो उसे चाहिए वो उसे मिल रही हैं। सो दीज आर द मेन पॉइंट अंडर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है 7 टाइप ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप विद फीलिंग्स। सो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए रिकॉग्निशन ऑफ फीलिंग्स या फिर रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, तो उसकी तो देखो 7 तरीके की ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप होती है। दो मनुष्य के बीच में 7 तरीके के रिश्ते हो सकते हैं, और उनमें जो फीलिंग्स होती हैं, हमने बात करी थी 9 फीलिंग्स की, तो वो फीलिंग्स में ही हम आपको बताएंगे उनके बीच में कौन कौन सी फीलिंग होती है, राइट। सो पहला रिलेशनशिप आता है पेरेंट्स एंड चाइल्ड। तो इसके बीच में आप हमेशा याद रखना, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी होगी, राइट थॉट होगा ही होगा, राइट फीलिंग होगी होगी। हमेशा कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को गलत नहीं समझता, गलत फीलिंग नहीं रखता, गलत थॉट नहीं रखता। तो ये बात याद रखना, पेरेंट्स के लेवल से चाइल्ड के लिए हमेशा राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, राइट थॉट रही है। एंड दूसरी जो होती है आपकी होती है टीचर एंड पीपल की, इसमें राइट अंडरस्टैंडिंग होती है टीचर एंड पीपल से, आप समझ सकते हैं। थर्ड हस्बैंड वाइफ, फोर्थ सिबलिंग्स, फिफ्थ फ्रेंड फ्रेंड, एंड सिक्स गाइड कलीग, एंड सेवन सोसाइटल रिलेशनशिप। सो अब इनको डिटेल में एक बार देख लेते हैं, बिकॉज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने काफी शॉर्ट में कवर किया है, आपको 10 मार्क्स में कम से कम 3 पेजेस में इसका आंसर लिखना होगा। सो पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में क्या होता है, हमेशा पेरेंट हमें गाइड करते हैं, केयर करते हैं, हमारी देखभाल, नर्चर, प्रोटेक्शन करते हैं, तो ये पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं। बदले में हमें क्या करना चाहिए? ग्रेटिट्यूड एंड रेवरेंस, वात्सल्य और कृतज्ञता दिखानी चाहिए, यानी थैंक्स गिविंग रहना चाहिए, आपने हमारे लिए इतना किया, हमें अपने माता पिता पर गर्व होना चाहिए। दूसरा, पेरेंट और टीचर में सेम गाइडेंस, टीचर हमेशा गाइड करता है, और सेम ग्रेटिट्यूड और रेवरेंस रहना चाहिए। सो इस मेरे आप, इससे मतलब है मेरा पेरेंट्स टू चाइल्ड, और इससे मतलब है मेरा चाइल्ड टू पेरेंट्स। तो एक बार मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं बेसिकली, अगर आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो उसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शॉर्ट्स नोट्स भी हैं उसमें इंक्लूड करे मैंने, क्वांटम भी इंक्लूड करी, तो एक बार वहां से भी आप देख सकते हैं। एंड थर्ड है हस्बैंड टू वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ दोनों सेम लेवल पे होते हैं, तो रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी ऑफ फैमिली गोल, एफर्ट्स दोनों में, दोनों तरफ से होने चाहिए, यानी पति पत्नी को एक दूसरे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए, चीजें नहीं छुपानी चाहिए, फैमिली गोल्स की क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमें कब अपने फैमिली गोल्स को कंप्लीट करना है, और दोनों को बराबर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हस्बैंड ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है या वाइफ, सो आप दोनों को साइमल्टेनियसली सेम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। फोर्थ है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स आप सब जानते हो अपने भाई बहनों को बोलते हैं, तो बीच में म्यूचुअल डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग्स होनी चाहिए, यानी ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन, टीआरए होना चाहिए, राइट। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड एंड फ्रेंड। तो फ्रेंड एंड फ्रेंड में सिंपल सी एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हुई, उसके घर पे कोई प्रॉब्लम हुई, तो उसके घर की प्रॉब्लम मैं अपनी घर की प्रॉब्लम समझूंगा और उसको सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स डालो, राइट। अब सिक्स है गाइड और कलीग। गाइड और कलीग मान सकते हो आप क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हो, जो आपका कोच है वो आपका गाइड हुआ, कलीग जो आपके साथ रहता है, तो ये कुछ रिलेशनशिप्स आते हैं, इसमें टीआरए होना चाहिए, यानी ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन, कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गाइड की कलीग की तरफ, और ग्लोरी, रेवरेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहनी चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट हमारा लास्ट है सोसाइटी रिलेशनशिप। सोसाइटी रिलेशनशिप हो सकता है किसी से भी, मान के चलो हमारे यहाँ सुबह दूध देने आता है, वो भी एक सोसाइटी रिलेशनशिप में हो, अखबार वाला आया, कुछ भी चीज जो सोसाइटी में इंक्लूड है वो सोसाइटी रिलेशनशिप होती है। इंटरनेट वाला हुआ, फाइबर कनेक्शन हुआ, तो ये सब चीजें
इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो इसमें दो तरीके के होते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर, एक सर्विस रिसीवर। सर्विस प्रोवाइडर जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके प्रति हमें जस्टिस और ट्रीट इक्वलिटी रहनी चाहिए, उसके पैसे टाइम पे दो और जितने पैसे बनते हैं उतने दो, फॉर एग्जाम्पल। एंड सर्विस रिसीवर यानी कि हम कोई सर्विस ले रहे हैं, हमें मान के चलो कोई भी सर्विस हो सकती है, सैलून की सर्विस एग्जांपल लूं, तो उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। ग्रेटिट्यूड इन द सेंस कृतज्ञता रहनी चाहिए, थैंक्स गिविंग रहनी चाहिए, आपने हमारे लिए इतना करा उसके लिए थैंक्स। सो होपफुली ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, 7 टाइप ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप विद फीलिंग्स। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लीजिए। अगर ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप आता तो आपको इसमें ये लिखना पड़ेगा, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि मेन टॉपिक है हमारा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सो आप देख सकते हैं मैंने क्वांटम से सिंपल्स की थ्योरी ली है। तो AQ में 2 बार क्वेश्चन आए 10-10 मार्क्स में, तो होपफुली इस बार आ सकता है, चांसेस है। अगर नहीं भी आएगा तो आप एक बार कर लीजिए, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना, वन शॉट में हम सारे ही टॉपिक कवर कर रहे हैं। सो क्वेश्चन क्या, इलेबोरेट बुद्धास अष्टांगिक मार्ग विद रिस्पेक्ट टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेटर अंडरस्टैंडिंग आप समझते हैं, सही अच्छी समझ के लिए एक जो बुद्धास है, आप सब जानते हो बुद्धा, गौतम बुद्धास, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसे। सो बुद्धास अष्टांगिक मार्ग ये क्या होता है, बेसिकली बुद्धास जो थे उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिए थे, यानी 4 सत्य दिए थे जो यूनिवर्सल सत्य थे। तो उसमें जो चौथा जो सत्य था वो था द नोबल 8 फोल्ड पाथ, राइट। चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इजी वे में समझने की कोशिश करना आप। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। देखो ये बुद्धास थे, गौतम बुद्धास, तो इन्होंने एक 4 नोबल पाथ दिए थे जो जीवन के सत्य थे। उसमें से जो चौथा सत्य था वो था द नोबल 8 फोल्ड पाथ, यानी द नोबल 8 फोल्ड पाथ, जिसको हम बुद्धास के अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं, राइट। होपफुली आपको चीज अब क्लियर हुई होगी, बुद्धास के अष्टांगिक मार्ग, राइट। सो बुद्धास, सो 4 नोबल ट्रुथ थे ये। अब एक इसको मिडिल वे या मिडिल पाथ भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखना, इसको मिडिल वे या मिडिल पाथ भी बोलते हैं। सो यही पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, एक बार आप इसे भी पढ़ सकते हैं। और इन्होंने एक धर्म चक्र दिया, पहला पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अब उसमें मेन है क्या, बुद्धास के अष्टांगिक मार्ग में है क्या, ये एक प्रिंसिपल है जिसमें बुद्धास ने अपनी टीचिंग में दिया था। इसमें क्या है, एंडिंग द सफरिंग ऑफ लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ अवेकनिंग, यानी अपने जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनको ये खत्म करने के लिए और अपने स्वयं के बोध चिंतन को जागृत करने के लिए ये एक बुद्धास ने अष्टांगिक मार्ग दिए। सेम जो चीज मैंने बोली है वो ही इसमें लिखा है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। सिंपली मैं आपको लास्ट में एक बार क्लियर एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला, ये इन्हें द नोबल 8 फोल्ड पाथ भी बोलते हैं, ये 4 नोबल ट्रुथ का 4th पार्ट है बुद्धास अष्टांगिक मार्ग, इसको मिडिल वे और मिडिल पाथ भी बोलते हैं। एंड इट इज द प्रिंसिपल टीचिंग ऑफ बुद्धास विच इज अबाउट एंडिंग द सफरिंग ऑफ लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ अवेकनिंग। सेम ये लिखा हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। चाहे आप इन्हें अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं एग्जाम टाइम पे। सो अब बात करते हैं, एक धर्म चक्र है, ये डायग्राम आप जरूर बनाना, इंपोर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन आता तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पहला जो है अष्टांगिक मार्ग वो है राइट व्यू, दूसरा राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुल। तो 8 नोबल फोल्ड पाथ है, राइट। सो अब इन्हें हिंदी में आपको एक बार बता देता हूँ। तो अष्टांगिक मार्ग का पहला है राइट व्यू, हिंदी में बोलते हैं इसे सम्यक दृष्टि। सम्यक माने सही, तो नो द ट्रुथ, जो असलियत है आप उसको ही देखो, जो झूठ है उसको मत बिलीव करो। सो पहला है इनका मीनिंग ये राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, यानी जो जीवन का सत्य है उसको देखो। दूसरा है राइट इंटेंशन, यानी सम्यक संकल्प। सो हमेशा अपने माइंड के इविल को, नेगेटिविटी को इग्नोर करें, पॉजिटिविटी पर ध्यान दें। नेक्स्ट है सम्यक वचन, यानी राइट स्पीच, हमेशा ऐसी चीज बोले जो दूसरों को हर्ट ना करे, राइट। फोर्थ है सम्यक कर्म, ऐसी चीज करें जो दूसरों के लिए सही हो, राइट एक्शन करें, वर्क फॉर गुड ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है हमारा राइट लिवलीहुड रिस्पेक्ट लाइफ, यानी सम्यक जीविका, यानी ऐसा काम करें जो सच में अच्छा हो। ऐसा नहीं कि आप कोई
गलत काम कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, डेथ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए बोला था इन्होंने बेसिकली। सो किसी पशु को मार के खाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए राइट लिवलीहुड, अच्छे से जीवन यापन करें, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्यक जीविका। नेक्स्ट है सम्यक व्यायाम, यानी कि एफर्ट सही चीजों में लगाएं, गलत चीजों में ना लगाएं। नेक्स्ट है राइट कंसंट्रेशन, यानी कि सम्यक स्मृति, आप हमेशा मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। राइट, लास्ट है आपका सम्यक समाधि, राइट माइंडफुलनेस, यानी कि अपने थॉट्स को हमेशा कंट्रोल में रखें। सो our next topic is establish and express value. So basically in relationship, there are three things. First is behavior, second is feeling and thought, and third one is right understanding. फर्स्ट यूनिट में भी हमने सेम चीज डिस्कस की थी, मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सो बिहेवियर क्या होता है, हम किसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, यानी कैसा व्यवहार करते हैं, उसको बिहेवियर बोलते हैं। एंड फीलिंग एंड थॉट, हम किसी के लिए कैसी फीलिंग रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, उसको फीलिंग एंड थॉट बोलते हैं। एंड थर्ड थिंग इज राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। तो ये तीन चीज होती है, समाधान भी जिसको बोलते हैं। तो रिलेशनशिप में ये तीन चीज बहुत जरूरी होती है। इन तीनों चीज को अटेन करने के लिए स्टेबलिश और एक्सप्रेस वैल्यू को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए। सो स्टेबलिश वैल्यूज क्या होती हैं? स्टेबलिश वैल्यूज एक ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप में, यानी दो ह्यूमंस के बीच में कोई रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करवाना है तो ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में फीलिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। यूनिट नंबर 1 में हमने 9 फीलिंग्स पढ़ी भी थी। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड एंड लव। एंड बेसिकली ट्रस्ट इज द फाउंडेशन वैल्यू एंड लव इज द कंप्लीट वैल्यू। सो ये वैल्यूज क्या होती है अपने अंदर और दूसरों के अंदर भी होनी चाहिए। अगर हम किसी से कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये वैल्यूज पहले हमें खुद में दिखेंगी और यही वैल्यूज हमें दूसरों की नजर में खुद खुद में इमर्ज आउट भी करवानी है। सो बेसिकली ये रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, यानी पता चलना चाहिए कि ये वैल्यूज हम शो कर रहे हैं, आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। तो ये 9 होती है, 9 हमने यूनिट नंबर 1 में भी इनके नेम्स पढ़े थे। अब हम यूनिट नंबर 2 में डिटेल में कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, स्टेबलिश और एक्सप्रेस वैल्यूज। सो पहली वैल्यू होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आप सबको पता है, ट्रस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं विश्वास, और ये हमारी एक फाउंडेशनल वैल्यू होती है, क्योंकि किसी भी वैल्यूज, किसी भी फीलिंग्स की फाउंडेशन यही होती है। सो एक ट्रस्ट एक क्या करती है, जैसे रिलायबिलिटी, एक इंटीग्रिटी, इनको शो करते हैं। यानी हम किसी पे विश्वास करते हैं, तो मान के चलिए कोई चीज है, मेरे पास कोई कार या बाइक है, मान के चलिए स्प्लेंडर, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्प्लेंडर बाइक है, राइट, वो मेरी रिलायबल है। क्यों? क्योंकि जब भी मुझे उसकी सबसे ज्यादा नीड होती है वो मेरा पर्पस सॉल्व करती है। तो ट्रस्ट भी एक तरह से इंटीग्रिटी और रिलायबल का ही पर्सपेक्टिव शो करता है। तो एक फाउंडेशन वैल्यू है, एक एश्योरेंस देता है कि हाँ हम इस पे ट्रस्ट करते हैं। कोई भी चीज हम खरीदेंगे, कोई भी ब्रांड की हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें उस ब्रांड पे एश्योरेंस होता है। तो ट्रस्ट भी एक तरह से विश्वास को दिखाता है। दूसरा आता है हमारा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या होता है? ये खुद का इवेल्युएशन होता है दूसरों के बेसिस पर, रिस्पेक्ट के बेसिस पर। तो रिस्पेक्ट एक एक तरह से फीलिंग्स होती है जो हमें ऑनर फीलिंग कराती है, ऑनरिंग की फीलिंग। ये आप याद रखना, रिस्पेक्ट ऑलवेज गिव द फीलिंग ऑफ ऑनरिंग, यानी सम्मान का भाव देती है हमें रिस्पेक्ट, राइट। थर्ड हम बात करते हैं अफेक्शन की। तो अफेक्शन क्या होता है? अफेक्शन इज फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड, यानी हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, स्नेह करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ वार्मथ, केयर, लव इज कॉल्ड अफेक्शन, राइट। सो अफेक्शन होगी तो जिस, अगर मैं आपसे अफेक्टेड हूं, किसी भी पर्सन से अफेक्टेड हूं, तो मैं दो चीज उसके लिए जरूर करूंगा। पहला आता है केयर और दूसरा आता है गाइडेंस, राइट। केयर और गाइडेंस आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये एक तरह से फीलिंग है जो केयर और गाइडेंस को जस्टिफाई करती है। और केयर क्या होता है? केयर इज द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी को नर्चर करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, आपकी केयर हमें आती है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका गाइडेंस। गाइडेंस किसी को भी गाइड करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, कमिटमेंट समझ के, किसी को राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग से की राह दिखाना, सही राह दिखाना गाइडेंस होता है। यानी कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे टीचर जो होते हैं, वो हमें हमेशा गाइड करते हैं। क्यों? बिकॉज रीजन बीइंग दे शो अस अ राइट डायरेक्शन, राइट एडवाइस, राइट सपोर्ट, राइट। नेक्स्ट है हमारा रेवरेंस। रेवरेंस को हम बोलते हैं हिंदी में वात्सल्य। तो
रेवरेंस को हम हिंदी बोलते हैं श्रद्धा, सॉरी वात्सल्य नहीं, श्रद्धा। तो श्रद्धा क्या होता है, एक फीलिंग होती है एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस इन द ऑर्डर, यानी कि एक रिस्पेक्ट, एक एडमायरेशन की फीलिंग है रेवरेंस, हमेशा याद रखना। श्रद्धा जो बोलते हैं इसको हिंदी में, राइट। नेक्स्ट है ग्लोरी। ग्लोरी क्या होता है, ग्लोरी इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर एक्सीलेंस, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक गौरव की भावना हमारे अंदर इमर्ज आउट करवाता है कि अगर हमारे लिए किसी ने कुछ करा है तो हमें हमेशा उस पर ग्लोरी रहेगी, हमें हमें अपने पेरेंट्स पे हमेशा ग्लोरी है, बिकॉज दीज दीज आर द पीपल हु डू फॉर अस, यानी वो बहुत सारी चीजें हमारे लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे कहीं से भी केक आया तो खुद नहीं खाएंगे, सबसे पहले हमसे पूछेंगे आप खाओगे। तो ये ग्लोरी की, नर्चरिंग की, केयरिंग की, गाइडेंस की एक फीलिंग्स है। तो ग्लोरी इसलिए हमें इन प्रोपोर्शनैलिटी हमें उन्हें रेफरेंस ग्लोरी दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड भी फीलिंग है, किसकी फीलिंग्स, जो आप मेरे लिए एफर्ट्स कर रहे हो उसकी फीलिंग्स है, यानी अगर मेरे लिए कोई एफर्ट्स करेगा तो मैं उससे ऑब्वियसली थैंक्स करूंगा, तो ग्रेटिट्यूड फीलिंग्स है थैंक्स गिविंग की। अब बात करते हैं लव की। लव क्या है, लव जो सबसे पहले याद रखना आप, लव आपकी कौन सी वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू है, बिकॉज आपकी जो ट्रस्ट से लेके ग्रेटिट्यूड तक सारी वैल्यूज मिलके, 8 वैल्यूज मिलके लव को जस्टिफाई करती है। लव आपकी कंप्लीट वैल्यू और एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हम एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। बीइंग रिलेटेड टू ऑल इज कॉल्ड लव। सो एक इमोशनल कनेक्शन है जो केयर के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम एक दूसरे को दिखा सकते हैं। तो ये होता है आपका लव। अब मोर ओवर बात करते हैं हम एक्सप्रेस वैल्यू की। तो स्टेब्लिश्ड वैल्यू हमारी वो होती है जो हमारे अंदर ऑलरेडी होती है, यानी स्थापित वैल्यू। एंड एक्सप्रेस वैल्यू जो होती है वो शिष्ट मूल्य होते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर होंगे जिनको हम, फॉर एग्जांपल लव है तो लव को किसी को शो करेंगे तो उसके लिए एक्सप्रेशन के लिए एक्सप्रेस वैल्यू होंगी। यानी कि अगर मैं आपसे लव करता हूँ, किसी से भी लव करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ किसी की, तो उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्रेस्ड वैल्यूज को मुझे दिखाना जरूरी होगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि स्टेब्लिश वैल्यू मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है, राइट। सो 9 तरीके की स्टेब्लिश वैल्यू होती है, रिसेंटली अभी हमने कवर करी है, और 9 ही टाइप्स इनके होते हैं एक्सप्रेस वैल्यू के। सो एक्सप्रेस वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी ट्रस्ट की होगी कॉम्प्लीमेंट्रीज, रिस्पेक्ट की होगी ट्रांसपेरेंसी, अफेक्शन की कमिटमेंट, केयर की जेनरसिटी, गाइडेंस की स्पॉन्टेनिटी, एंड रेवरेंस की वर्शिप, ग्लोरी की ईज, एंड ग्रेटिट्यूड की सॉफ्टनेस, एंड लव की वननेस। सो बेसिकली आप एक शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई भी वैल्यू, स्टेब्लिश वैल्यू को दिखाना है तो उस चीज को दिखाने के लिए हमारे अंदर एक्सप्रेस वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम स्टेब्लिश वैल्यू स्थापित मूल्य को दर्शा पाएंगे, राइट। अब इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो पहली एक्सप्रेस वैल्यू आती है हमारे पास कॉम्प्लीमेंटरीज, जिसको बोलते हैं सौजन्यता से। ये एक ऐसी, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, एक ऐसी वैल्यूज है जो ट्रस्ट को शो करती है, यानी हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, एक दूसरे की के साथ कोलेबरेट करेंगे, मिलके रहेंगे, सहभाग टुगेदर रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो तब हमारी जो वैल्यूज होगी, इन वैल्यूज को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंटेरिनीज। एंड कॉम्प्लीमेंटेरिनीज यानी सौजन्यता होगी तभी हम ट्रस्ट को शो कर पाएंगे। सो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है दोनों। एंड नेक्स्ट हमारी है रिस्पेक्ट, जो होता है हमारी स्टेब्लिश्ड वैल्यू। रिस्पेक्ट हमारी किससे एक्सप्रेस होती है, ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस पारदर्शिता, यानी एक दूसरे के बीच में देर इज नो सीक्रेट, अगर कोई सीक्रेट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। और अगर दो पीपल्स के बीच में, यानी I1 और I2 के बीच में अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तभी रेस्पेक्ट जो है वो इवॉल्व आउट करेगी, राइट। थर्ड है हमारा अफेक्शन। अफेक्शन की स्टेब्लिश वैल्यू, अफेक्शन स्टेब्लिश वैल्यू की एक्सप्रेस वैल्यू होती है हमारी कमिटमेंट। कमिटमेंट इन द सेंस निष्ठा। निष्ठा मतलब ग्लैडली एक दूसरे की चीजों को फुलफिल करना, तो तभी हमारे अंदर कमिटमेंट हो पाएगा, और कमिटमेंट होगी तभी हम अफेक्शन को इवॉल्व आउट कर पाएंगे अपने अंदर से। फोर्थ है हमारी केयर। एंड केयर की स्टेब्लिश वैल्यू है जेनरसिटी। जेनरसिटी मतलब उदारता। उदारता इन द सेंस
बीइंग अ जेन्युइन पर्सन इज कॉल्ड जेनरसिटी। सो हम किसी की केयर करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी रिलेटिव की केयर टेक करने के लिए, नर्चर करने के लिए, तो हमें बहुत जेनरस वे में करनी चाहिए। किसी भी चीज की लोभ या लालच में कोई जो है केयरेंस नहीं करनी चाहिए। सो दीज आर द responsibility for taking care of the relative, by which we can evolve out the care that are a established value, one of the established value. So हमारी नेक्स्ट established value गाइडेंस, उसकी एक्सप्रेस वैल्यू स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी इज का मतलब होता है सहजता। सहजता मतलब लिविंग इन द अकॉर्डेंस विद राइट अंडरस्टैंडिंग, हमेशा राइट अंडरस्टैंडिंग से, बीइंग सिमिलर टू एवरीवन एंड राइटली एवेल्यूएशन से एंड हेल्पिंग नेचर से हम सहजता को अपना सकते हैं। और सहजता हमारे अंदर होगी तो तभी हमारी जो फीलिंग होगी गाइडेंस की वो आएगी। गाइडेंस यानी तभी हम एक दूसरे को गाइड कर पाएंगे, राइट डायरेक्शन दिखा पाएंगे। एंड नेक्स्ट हमारी स्टेब्लिश्ड वैल्यू है वर्शिप, रेवरेंस, उसकी एक्सप्रेस वैल्यू है वर्शिप। सो वर्शिप का मतलब होता है पूज्यता, मतलब हमने अभी पढ़ा रेवरेंस में क्या होता है, रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। तो श्रद्धा को दर्शाने के लिए हमारे अंदर पूज्य का भाव होना चाहिए, यानी पूजा का भाव होना चाहिए। वर्शिप इन द सेंस लाइक हमें एक्सीलेंस रहना चाहिए किसी भी एफर्ट्स के लिए, एक दूसरे को कॉपी फॉलोइंग अननेसेसरी नहीं करना चाहिए, ओबीडियंस डिसिप्लिन में रहना चाहिए विद द सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड द राइट एवोल्यूशन। सो दीज आर द वर्शिप एंड रेवरेंस। नेक्स्ट है हमारा ग्लोरी। तो हमारी ग्लोरी जो है वो एस्टेब्लिश्ड वैल्यू है और उसकी एक्सप्रेस वैल्यू सिंप्लिसिटी, यानी हम सिंप्लिसिटी को जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे अनटिल अनलेस, तब तक हम अपनी ग्लोरी यानी को स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे अपने अंदर। तो ग्लोरी को दर्शाने के लिए सरलता हमारे अंदर होनी चाहिए इन द रिडक्शन, मतलब हमारे एक तरह से प्राइड की, आप इसे समझ सकते हैं कि प्राइड की फीलिंग्स को ही सिंप्लिसिटी और ग्लोरी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हमारा आता है सौम्यता से, जो सॉफ्टनेस भी बोलते हैं। सॉफ्टनेस यानी जिन लोगों ने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किए उनके सामने श्रेष्ठता पूर्वक प्रस्तुत होना, यानी कि जिन ऐसे पर्सन जिन्होंने आपको बनाया है, गाइड किया है, आपके टीचर है, आपके पेरेंट्स हैं, तो उनके खिलाफ, उनके सामने हमेशा सॉफ्ट रहना है। कभी देखा ना आपने, जेन्युइन रहना, हमेशा सॉफ्टनेस रहना, ग्रेटिट्यूड दिखाना। अगर हम सॉफ्टनेस से रहेंगे अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के साथ, तो रीजन बीइंग वो दिखाएगा कि हम उनके लिए थैंक्स गिविंग है, यानी थैंक्सफुलनेस की फीलिंग्स हमारे अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट लव की। तो लव इज अ कंप्लीट वैल्यू वी नो, एंड इसकी जो एक्सप्रेस्ड वैल्यू होगी वो होगी हमारी अनएनिमिटी, यानी एनिमी का मतलब तो दुश्मन, अनएनिमिटी एंड वननेस, यानी एक अन्यता यानी एकता होगी, उसी को हम, उसी के थ्रू हम एक्सप्रेस कर पाएंगे लव को, राइट। सो वननेस मीन हम सब जो है वो एक हैं, इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है, और हमारे बीच में कोई बाउंड्री एज सच एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो फीलिंग होती है लव की। और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि सभी अपने हैं और सभी हमसे जुड़े हैं, ऑल आर वन एंड ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम, हमारे पास कंप्लीट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एस्टेब्लिश्ड वैल्यू, तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमारे अपने और पराये के बीच में की दीवारें समाप्त हो गई, यानी बेसिकली कोई ऐसा सच बाउंडेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसको हम लव बोलते हैं। और उसकी एक्सप्रेस वैल्यू होती है वननेस, राइट। सो ये दोबारा एक बार चार्ट है, आप इसको एक बार ध्यान से देखना। स्टेब्लिश वैल्यू हमारी 9 टाइप्स की होती हैं, एक्सप्रेस वैल्यूज हमारी 9 टाइप्स की होती है, और एक दूसरे की ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एक बात याद रखना, ट्रस्ट के साथ हमेशा ये यूज करनी है, रिस्पेक्ट के साथ ये, और ये आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 मार्क्स में, इसको आप याद कर लेना। वन मोर थिंग, जब हमारे पास कोई वैल्यू स्टेब्लिश वैल्यू होगी, स्थापित मूल्य होगी, और उसे एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 9 ही तरीके की शिष्ट मूल्य होंगे। तो अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं हमारे अंदर, और मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, अगर हमें ये एग्जिस्ट कराना है तो इसका एग्जिस्टेंस जरूरी है। पहले ये एग्जिस्ट करेगी तभी ये इमर्ज आउट करेगी, राइट। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब ये दोनों होंगी तो एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी इन वैल्यूज का हमारे अंदर से एब्सेंस हो जाएगा। पहला, अगर हम किसी पर विश्वास करते तो हमारे लिए सोसाइटी में कोई फेयर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। दूसरा, अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए ईगो या डिप्रेशन नहीं रहेगा। और सिमिलरली अफेक्शन में अपोजिशन और जेलसी नहीं रहेगी। केयर होगा तो किसी का हम शोषण या एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे। और गाइडेंस में हम रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं करेंगे कोई भी।
एंड रेवरेंस में किस चीज का एब्सेंस रहेगा? टू बी स्पेशल का, डोमिनेंस का। ग्लोरी में एब्सेंस रहेगा दीनता, हीनता, क्रूरता का। एंड ग्रेटिट्यूड में रहेगा थैंकलेसनेस। माने कि यानी कि ग्रेटिट्यूड में हमेशा थैंक्स गिविंग की फीलिंग्स होती है, और थैंक्स गिविंग की फीलिंग होगी तो थैंक्सलेसनेस की फीलिंग नहीं होगी ऑब्वियसली। एंड लव होगा तो हेट्रेड नहीं होगा। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है वैल्यूज, 10 मार्क्स में अक्सर पूछी जाती है, तो इनको आप एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, स्टेब्लिश वैल्यू आर कॉल्ड स्टेट वैल्यू और स्टेटिक वैल्यू। बिकॉज स्टेब्लिश वैल्यूज जो होती है वो कभी चेंज नहीं होती, वाइल ऑन दी अदर हैंड जो एक्सप्रेस वैल्यू होती है वो डायनामिक वैल्यूज होती हैं, बिकॉज वो चेंज होती रहती है, राइट। ये एक डिफरेंस है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट एक डायग्राम है म्यूचुअल एवोल्यूशन और म्यूचुअल फुलफिलमेंट के टॉपिक के अंदर। सो इसमें 3 पॉइंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईगो एंड डिप्रेशन के। सो इनको एक बार आप समझ लीजिए। राइट, इवेल्युएशन, अब अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इवेल्युएशन क्या होता है? इवेल्युएशन मतलब होता है हमें अपने आप को इवेल्युएट करना। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग आवर सेल्फ इज कॉल्ड इवेल्युएशन। सो राइट इवेल्युएशन क्या होता है? जो अभी तक हमें करना चाहिए, राइट, अपने आप को सही तरह से आंकना। ओवर एवोल्यूशन, अपने आप को ओवर इवेल्युएट करना। लाइकवाइज मैं बात करूं 1 to 10, तो राइट एवोल्यूशन अगर मैं अपने आप को 7 एवोल्यूट करता हूँ एग्जाम्पल, तो ये मेरा हुआ राइट एवोल्यूशन। ओवर एवोल्यूशन तो अगर मैंने आपको 9 या 10 एवोल्यूट कर दिया, 8 9 10, तो ओवर एवोल्यूशन हुआ। और अंडर एवोल्यूशन मैंने बिलो देन लेस देन 7 अपने आप को एवोल्यूट करा, तो ये एक तरह से अंडर या अदरवाइज एवोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जब हम अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ राइट एवोल्यूट करते हैं तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें हम अपने आप को ओवर एवेल्यूएट कर देते हैं उसको ईगो बोलते हैं, और अंडर एवेल्यूएट या अदरवाइज एवेल्यूएशन करते हैं उसको डिप्रेशन बोलते हैं। ये एक चार्ट है, एक बार आप देख लेना, ईसीजी से आपको लग रहा होगा, बट ये इवेल्यूएशन के बेसिस पर चार्ट है। जब हम ऊपर जा रहे हैं इसमें ये हमें ओवर एवोल्यूशन दिखा रहा है, जब नीचे जा रहे हैं वो हमें डिप्रेशन दिखा रहा है, यानी इसे बोलते हैं अंडर एवोल्यूशन। और जो ऑन द लाइन है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट एवोल्यूशन। सो ये एक पॉइंट है, इसको आप याद रखना। डायग्राम में इंपॉर्टेंट है, अगर म्यूचुअल फुलफिलमेंट से अगर क्वेश्चन आया, म्यूचुअल इवैल्यूएशन से, तो आप इसको जरूर बना देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जस्टिस का। तो जस्टिस इन रिलेशनशिप। सो सी इन रिलेशनशिप म्यूचुअल हैप्पीनेस को इंश्योर करने के लिए जस्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में अगर मैं और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम दोनों को म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। इन लाइकवाइज इफ आई टेक माय एग्जांपल, देन मुझे म्यूचुअल हैप्पीनेस किस वे में मिल रही है कि मेरे चैनल पे व्यूज आ रहे हैं, आपको हैप्पीनेस क्यों मिल रही है? कि आपका एग्जाम में लिखने के लिए कुछ कंटेंट मिल रहा है आपको। तो जस्टिस किससे इंश्योर हो सकता है? म्यूचुअल हैप्पीनेस से। और जस्टिस इन रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 4 एलिमेंट्स हैं। पहला है रिकॉग्निशन ऑफ रिलेशनशिप। अगर हम जस्टिस को इंश्योर करना है तो उसका पहला एलिमेंट जो होता है रिलेशनशिप का, हमें रिकॉग्निशन होना चाहिए। वो किससे होगा? वैल्यूज और फीलिंग्स के फॉर्म से होगा। इंश्योरिंग स्टेब्लिश वैल्यू इन माई सेल्फ, अगर जो हमारे अंदर जो वैल्यूज है उनको इंश्योर करेंगे तभी हम जस्टिस का पहला स्टेप, पहला एलिमेंट अटेन कर पाएंगे। दूसरा फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज, लाइकवाइज जो हमारी स्टेब्लिश वैल्यू, एक्सप्रेस वैल्यू, उनके साथ हमें रहना चाहिए, लिविंग विद द एक्सप्रेस वैल्यू। सो उससे हमारी वैल्यूज जो होंगी, जो हमारी स्टेब्लिश्ड वैल्यू होंगी, उनको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यू डेफिनेटली होगा। थर्ड पॉइंट है राइट एवोल्यूशन ऑफ फुलफिलमेंट। अभी जो हमने बात करी इवेल्युएशन की, तो अपने आप को इवेल्युएट राइट करना है, क्योंकि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उससे। अगर हमने अंडर या ओवर अपने आप को इवेल्युएट कर लिया तो उससे हम डिप्रेशन या फिर ईगो में जा सकते हैं, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट म्यूचुअल फुलफिलमेंट। अगर ये तीनों पॉइंट होंगे तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा। म्यूचुअल फुलफिलमेंट लीड टू द म्यूचुअल हैप्पीनेस, एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर्स द जस्टिस। ठीक, तो इस पॉइंट को आप याद रखना। The established value continue to be within while express value are seen while is expressing the established value in relationship. सेम वही पॉइंट है, मैंने आपको बताया था। established और express values में कोई established values क्या होती है? जो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट होती हैं। और express values क्या होती हैं? जो देखी जाती हैं कब? जब हम उन established वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं किसी रिलेशनशिप में। Therefore justice from my side ensuring established value in myself and living with express value. So अपने अंदर established value, ट्रस्ट, लव, रिस्पेक्ट को बनाकर रखना, इंश्योर करना अपने अंदर, और एक्सप्रेस वैल्यूज के साथ जीना, हिज जस्टिस होता है।
बाई लिविंग इन दिस मैनर, इस तरीके से रह करके हमें एवेल्युएट करना चाहिए, हमें खुद को एवेल्युएट करना चाहिए कि हमें हमेशा अपने आप को राइट एवेल्युएट करें, अंडर या ओवर एवेल्युएट ना करें, ताकि जिससे मेरी जो फुलफिलमेंट है वो कवर हो, राइट। सो जस्टिस में ये पॉइंट्स हैं, आप एक बार इनको और अच्छे से पढ़ लेना। एंड अदर चीजें भी हमें फुलफिल्ड, होपफुली हमें फुलफिल्ड जो है वो फील होना चाहिए। इन दिस मैनर म्यूचुअल फुलफिलमेंट ही इंश्योर कर पाएंगे हम। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जस्टिस में क्या आएगा, जस्टिस बता दीजिए क्या होता है वो, आप इसमें ये लिखना जस्टिस क्या होता है। जस्टिस के मेन 4 पॉइंट्स जो है एलिमेंट्स आएंगे, जो भी हमने कवर करे, रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू, फुलफिलमेंट, एवेल्यूशन, म्यूचुअल हैप्पीनेस, इनको भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, एक बात याद रखना, जब ये चारों वैल्यूज एलिमेंट्स इंश्योर्ड होंगे तभी जस्टिस हमारा इंश्योर्ड होगा। अगर जब तक ये 4 एलिमेंट्स नहीं होंगे दो ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप के बीच में, तो जस्टिस इंश्योर्ड नहीं होगा। सो एक मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जस्टिस आता है तो आपको ये बना के आना है। तो पहला रिलेशनशिप होता है सेल्फ, यानी हमारा रिलेशनशिप खुद से। अब ये सेल्फ हुआ यानी I1, ये हुआ सेल्फ I2, यानी एक ह्यूमन के दूसरे ह्यूमन के बीच में रिलेशनशिप को एग्जिस्ट कराना है। तो हम कैसे करा सकते हैं, पहले एक दूसरे की वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करें रिलेशनशिप के अंदर, फिर उन वैल्यूज को फुलफिल करें, और सिर्फ फिर उन वैल्यूज को इवेल्युएट करें जो लीड्स करती है म्यूचुअल हैप्पीनेस को। और ये चार एलिमेंट जब होंगे तो ये लीड किसको करेंगे, जस्टिस को, राइट। होपफुली पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब एक मेन क्वेश्चन मुझे और मिला है VHS में, जो है इलस्ट्रेट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सेकंड यूनिट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक ये मैंने फोर्थ टाइम इसको देखा है, यानी 4 बार आया है ये, 4 बार अभी तक। सो क्वेश्चन क्या है, कल्चर क्या होता है, सिविलाइजेशन क्या होता है। हम सबको पता है कल्चर और सिविलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कल्चर से पहले हमें समझना चाहिए संस्कार क्या होता है। जब हम अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, थॉट्स के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो उसको संस्कार बोलते हैं। हमारी डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, जो हमारे पेरेंट्स से मिलती है। तो सिंपल वर्ड में बोले तो अगर इंडिविजुअल लेवल पर जो अगर हम अपनी फीलिंग्स और थॉट्स के साथ रह पा रहे हैं तो उसको संस्कार बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कल्चर, कल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्कृति। और कल्चर जो वर्ड है वो कल्टीवेशन से आया है। तो कल्टीवेशन जो होता था अपने पुराने ओल्ड एराज में, तो वो होता था किस पे, कलेक्टिव लेवल पे, यानी संस्कार तो काम करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, और कल्चर काम करता है कलेक्टिव लेवल पे, राइट। सो इन सिंपल वर्ड्स कल्चर इंडिकेट द फीलिंग एंड थॉट एट इंडिविजुअल एज वेल कलेक्टिव लेवल। तो ये काम करता है सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे संस्कार, कल्चर काम करता है इंडिविजुअल प्लस कलेक्टिव लेवल पे, इतना बात याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिविलाइजेशन क्या होता है। सिविलाइजेशन को हम बोलते हैं हिंदी में सभ्यता। एंड दीज टू मेड्स सिविलाइजेशन, तो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को रिलेट करता है कि हमारा व्यवहार कैसा है किसी अपनी सोसाइटी के प्रति। तो इसका मेन पार्ट सिविलाइजेशन क्या होता है, बिहेवियर से, यानी अगर कोई आपसे यंगर एज का आपके पास आता है, आपके फिट टच करके आपसे ग्रीटिंग करता है, तो उसको आप ऑब्वियसली सिविलाइज्ड बोलोगे, बिकॉज उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। सो in general the main part of civilization is the form of behavior. For example, intake, food, routine, clothing, architecture, festival, traditions, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए। सिमिलरली वही है, सिंपल वर्ड में बोले तो सिविलाइजेशन इंडिकेट्स करता है एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन मतलब हमारे जो बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को, उनकी फीलिंग्स को, उनके थॉट को कलेक्टिव लेवल पे, सारे ही लेवल पे, इंडिविजुअल प्लस कलेक्टिव लेवल पे गुड बिहेवियर को हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। होपफुली आपको दोनों ही टर्म क्लियर हुई होंगी। अब कल्चर को एक बार डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो कल्चर इज एन अम्ब्रेला टर्म विच इनकम्पासेस द सोशल बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन एंड नॉर्म्स फाउंड इन द ह्यूमन सोसाइटी एंड एज वेल एज द नॉलेज, बिलीफ, आर्ट्स, लॉज, कस्टम, कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स ऑफ द इंडिविजुअल इन दिस ग्रुप। तो किसी भी इंडिविजुअल की कलेक्टिव लेवल पे कोई भी सोशल बिहेवियर हुआ, कोई भी नॉर्म्स हुए, कोई भी नॉलेज हुई, कोई भी बिलीफ हुआ, आर्ट हुआ, कोई भी कस्टम हुई, कोई भी कैपेबिलिटीज हुई, कोई भी हैबिट हुई, बाय टचिंग फीट, बाय थैंकिंग गॉड बिफोर हैविंग द फूड, दीज आर नोन एज द कल्चर। सो आपने डिफरेंट कल्चर्स में देखे होंगे, खाना खाने से पहले लोग
गॉड का थैंक्स करते हैं, कुछ लोग अपने बड़े जनों से मिलते हैं तो उनको फिट टच करते हैं। तो तरह तरह के कल्चर होते हैं, तरह तरह की संस्कृति होती है, तो उन्हीं को हम यहाँ से बोलते हैं। और ये स्पेसिफिक ओरिजिनेट कहाँ से होता है? किसी भी लोकेशन से, किसी भी रेस से, किसी भी रिलीजियन से, किसी भी रीजन से, राइट। रीजन इन द, मेरा मतलब ज्योग्राफिकल प्लेस से, राइट। सो ह्यूमन क्या करता है? कल्चर के थ्रू लर्निंग करता है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है इन कल्चराइजेशन और स्पेस सोशलाइजेशन, यानी हमें सोसाइटी में कैसा बिहेव करना है उसकी लर्निंग है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल। अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ कल्चर कैन बी फाउंड ऑल अराउंड अस, जो मैंने आपको बोला, ग्रुप ऑफ आर्ट्स, बिलीफ, नॉलेज, कस्टम, हैबिट्स, ये सब इस कल्चर के एग्जाम्पल हैं। और कल्चर के भी दो टाइप होते हैं, एक मटेरियल कल्चर, एक इमटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर के अंदर आता है कोई भी फिजिकल थिंग्स है, जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो वो कल्चर के अंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं तो एक पुराने आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग जो वास्तुशास्त्र का यूज होता है, तो वो किसके अंदर आता है? एक मटेरियल कल्चर के अंदर आता है। अगर इमटेरियल कल्चर की बात करूं तो लिटरेचर, फिलोसफी, माइथोलॉजी, वैल्यूज, बिलीफ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो हम भागवत, रामायण, ये सब जो करवाते हैं, किसके अंडर आता है? इमटेरियल कल्चर के अंदर आता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अब बात करें हम सिविलाइजेशन की, ऑल्दो हमने इसकी ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लिया है, यही हमें बेसिकली लिख के आना है। स्टिल 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कंटेंट में आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। सो ये क्या है? एक एडवांस स्टेट है, किसकी? कल्चर की एडवांस स्टेज है। इसमें हमें डेवलप फॉर्म मिल जाता है, किस चीज का? गवर्नमेंट का, कल्चर का डेवलप फॉर्म, इंडस्ट्री का, और कॉमन सोशल नॉर्म्स, इन सब का हमें एक एडवांस फॉर्म मिल जाता है, यानी कि सभ्यता। तो ये आप बात याद रखना, पहला संस्कार से ही हमें संस्कृति मिलती है, और संस्कृति से ही हमें सभ्यता मिलती है। तो काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, जितना सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ उतना आप याद रखिएगा। एंड ये एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए। तो कल्चर जो होती है आपकी, वो बेसिकली थॉट साइड, यानी कलेक्टिव जो थॉट्स होते हैं आपके, उनके ऊपर डिपेंड करती है। बट जो आपकी सिविलाइजेशन होती है वो बिहेवियर साइड में वर्क करती है। तो एक बात याद रखना, संस्कृति जो होती है आपके, जो थॉट थॉट होते हैं, थॉट, उनके ऊपर डिपेंड करती है। और सिविलाइजेशन आपके जो बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि सभ्यता, आपकी जेनरसिटी, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और ये एक दूसरे से बहुत रिलेट होती है, क्यों? कल्चर इज रिलेटेड द वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि थॉट जो होते हैं वो कल्चर के अंदर आते हैं। डिसीजन मेकिंग कल्चर के अंदर आती है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल, एज एन कलेक्टिव लेवल, वो हमें कल्चर के अंदर आता है। इस हमें कल्चर कौन सिखाता है? हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, राइट। और सिविलाइजेशन किसका मतलब क्या होता है? बिहेवियर ऑफ इंडियन ह्यूमन बींग्स। तो इंडिविजुअल ह्यूमन बींग जो बिहेवियर कर रहा है, फॉर एग्जांपल इनटेक फूड, रूटीन, क्लोथिंग, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, ट्रेडिशन, ये सब सिविलाइजेशन के अंदर आता है। कल्चर हमारा पर्सनल भी हो सकता है, हमारा फैमिली का भी हो सकता है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ, लेकिन सिविलाइजेशन हमारी पूरी सोसाइटी का, रीजन का होगा। तो होपफुली ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। और कल्चर ही इन्फ्लुएंस करता है हमेशा सिविलाइजेशन को, और सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस करती है कल्चर को। तो आपको पता है, आप कुछ चीज देखोगे, कुछ प्रैक्टिस देखोगे, तो वो आप फॉलो करोगे, सिंपल वही इन्फ्लुएंसेस है। अब एक क्वेश्चन इसमें आया था, कल्चर एंड सिविलाइजेशन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सो बेसिकली क्या होता है? कल्चर एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिससे हमें आइडियाज मिलते हैं, कस्टम्स मिलते हैं, सोशल बिहेवियर मिलता है। तो डेफिनेटली मोर ओवर इट डिनोट्स द आर्ट और इवेंट एक्शन दैट ऑब्जेक्ट क्लियरली शोज और रिप्रेजेंट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। तो मतलब इन कंक्लूडमेंट, जो कल्चर होता है और सिविलाइजेशन होती है, वो ही डायरेक्ट करता है ह्यूमन सोसाइटी को। तो ये अब डायग्राम बनाना, इससे और क्लियर हो जाएगा कि जो कल्चर होता है वो ही सिविलाइजेशन को, वो ही अ, आपकी ह्यूमन सोसाइटी को डायरेक्ट करता है, वो ही इन्फ्लुएंस करता है। और जस्टिस जो होता है मेन, ये पॉइंट याद रखना, जस्टिस हमने इसलिए पढ़ा था बिकॉज जस्टिस लीड करता है कल्चर, सिविलाइजेशन और ह्यूमन कंडक्ट को। विदाउट जस्टिस वी कांट लीड द कल्चर, सिविलाइजेशन एंड ह्यूमन बीइंग। सो जस्टिस हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को उसकी वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसकी जो डेफिनेट 9 फीलिंग्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए, राइट एवेल्यूशन करने के लिए, जो लीड्स करती है म्यूचुअल हैप्पीनेस को। एंड जस्टिस बेसिकली कंसर्न करता है प्रॉपर ऑर्डरिंग ऑफ द थिंग्स एंड पीपल विद इन अ सोसाइटी। एंड जस्टिस
मेनली हमें क्या देता है, इक्वलिटी प्रोवाइड करता है इन द सोसाइटी, एंड इक्वलिटी कैन बी प्रोवाइड बाय द संस्कार, सभ्यता एंड संस्कृति। सो होपफुली यूनिट नंबर 2 आपको क्लियर हुई होगी। बाकी इसके नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप अवेल कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट हो वीएचएस में या अदर सब्जेक्ट्स में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एंड थैंक